नमस्कार सभी साथियों को जय हिंद। एक बार पुनः आप सभी का दीपक लक्ष्य ऐप चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम आपके बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर उपस्थित हो चुके हैं, जो आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं के बदलते पैटर्न के अनुसार होंगे और आपकी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, एलटी, केवीएस, एनबीएस, बीपीएससी, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट इत्यादि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अपने साथी दोस्तों में कक्षा को शेयर करिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं शानदार पहले प्रश्न के साथ में। अंधा युग में युयुत्स की चिंता क्या है? अन्याय का प्रतिकार, पांडव पक्ष में चले जाने को लेकर पश्चाताप, मानव भविष्य की रक्षा, शाप मुक्ति। अंधा युग ये गीत नाट्य है धर्मवीर भारती का, और उसमें एक पात्र है युयुत्सु। उसकी चिंता क्या है? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, मानव भविष्य की रक्षा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है? ये आपको बताना है। तो सबसे पहली बात है, ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को अधिक सुसाध्य और आसुफल दायिनी कहा है। तो ये बात जो है ठीक है। कलयुग के में असंतों की संगत लाभदायक होगी, बिल्कुल गलत। असंतों की क्यों लाभदायक होगी? कलयुग में मनुष्य वर्ण, धर्म और आश्रम का पालन करने वाले होंगे, ये भी बात गलत है। और अगला विकल्प है, कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे, ये भी बात सत्य है। यानी ए और डी दो बातें सही हैं, और ए और डी किस में है? विकल्प डी में, और यही आपका सही आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है। कथ्य मतलब कथानक क्या है? उसमें दिया गया है तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या, तो ये बात तो है इसमें। समकालीन राजनीतिक परिदृश्य नहीं, राजनीति में प्रविष्ट मूल्यहीनता नहीं, दाम्पत्य संबंध का विघटन, ये भी बात है। यानी ए और डी। आपका बंटी उपन्यास का कथ्य क्या है? तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या और दाम्पत्य संबंध का विघटन। ए और डी दो बातें सत्य हैं, और ए और डी किस में है? विकल्प सी आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जिंदगी नामा उपन्यास में, यानी पूछा जा रहा है कि इसका विषय क्या होगा जिंदगी नामा उपन्यास का। तो 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। तो ये बात तो ठीक है, जिंदगी नामा उपन्यास में है। महानगरवासी उच्च मध्यम वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों के जीवन की स्थितियों का चित्रण है, ये नहीं है इसमें। फिर है, परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया है, ये भी बात जो है सही है। तो ए और सी दो बातें सही हैं जिंदगी नामा उपन्यास के संदर्भ में। आगे बढ़ेंगे, यानी आपका ए और सी किस में? विकल्प ए में है, ये आपका जवाब होगा कूट के रूप में। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं। राजकुमारी चंद्रदधीति, सुचरिता, पत्रलेखा, ऋतंभरा। कौन है बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र? तो राजकुमारी चंद्रदधीति है, और कौन है? सुचारिता है। यानी ए और बी दोनों पात्र बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के हैं। ए और बी किस में है? विकल्प ए आपका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी के पात्र हैं। रिचर्ड, डॉक्टर मुखर्जी, रामधन, मिस्टर ह्यूबर्ट। कौन है परिंदे कहानी के पात्र? आप सभी को बताना है। तो डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट, ये दो लोग जो है परिंदे कहानी के पात्र हैं, बी और डी।
बी और डी आपका विकल्प सी में है और यही आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न है, कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में क्या कहा है? देखते हैं हम लोग। नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, ये बात सत्य है। कमलेश्वर ने कहा है कि नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है। फिर है, उसमें विभिन्न स्तरों पर आज के यथार्थ को ही पकड़ने की चेष्टा है, गलत है। उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति। उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति। तो ये भी बात जो है कमलेश्वर जी ने कही है। फिर है, व्यक्ति के मन के राग विराग की अभिव्यक्ति, ये गलत है। तो आपका उत्तर क्या है? विकल्प ए और सी। यानी कि कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में क्या कहा? नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति। और ए और सी आपका विकल्प सी में है, जो आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? आप सभी को बताना है। देखते हैं हम लोग। ये स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक बात है। इसका कथ्य बिखरा हुआ नहीं है, गलत है ये बात। इसके गीत साधारण कोटि के हैं, ये भी गलत है। फिर है, इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया, ये भी बात सत्य है। तो ये स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में महत्वपूर्ण है और नौटंकी शैली है, यानी ए और डी दो बातें सत्य हैं बकरी नाटक के विषय में। और ए और डी किसमें है? आपका विकल्प डी आपका उत्तर होगा। फिर है, भारतेंद्र युग के प्रमुख निबंधकार हैं पद्म सिंह शर्मा, काशीनाथ खत्री, श्याम बिहारी मिश्र, राधाचरण गोस्वामी। तो आप सब लोग जानते हैं भारतेंदु के इनमें से कौन से निबंधकार हो सकते हैं। तो काशीनाथ खत्री हैं और राधाचरण गोस्वामी हैं, दो लोग हैं ये भारतेंदु के निबंधकार, यानी बी और डी। तो बी और डी आपका विकल्प सी जवाब होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है, ये आपको बताना है। नहीं पूछ रहा है इस प्रश्न में, ईदगाह कहानी के पात्र कौन से नहीं हैं। तो जुम्मन शेख नहीं है, और कौन नहीं है? उसके साथ साथ में भजन सिंह नहीं, यानी दो लोग जो है ये क्या है, ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है। तो आपका उत्तर तो ए और सी हो गया है। और महमूद और मोहसिन ये दोनों ईदगाह कहानी के पात्र, आमीना भी है, नूरे भी है, ये सब इसके पात्र हैं। लेकिन जुम्मन शेख और भजन नहीं है। ए और सी आपका विकल्प बी में है और जो आपका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है, ध्रुवसामनी के प्रतिपाद्य हैं, यानी ध्रुवसामनी के विषय में पूछा जा रहा है कौन कौन सी बातें सत्य है। देखते हैं हम लोग। स्त्री पुरुषार्थ का ढोंग ना करे, विश्व भर में सब काम सबके लिए नहीं होते हैं। तो ये बात क्या है? बिल्कुल गलत है, ये बात सही नहीं है। फिर है, प्रेम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली स्त्रियां कभी असहाय नहीं होती हैं, ये भी बात गलत है। आप नहीं से भी पकड़ सकते हो, जहाँ जहाँ नहीं लगा होगा वो तो उत्तर वैसे ही गलत हो जाता है। फिर है, स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार ना करे, ये बात सत्य है, ध्रुवसामनी में कही गई है। स्त्री को अपने चुनाव व निर्णय की स्वतंत्रता है, ये भी बात सत्य है। यानी सी और डी दो बातें सही हैं ध्रुवसामनी नाटक के विषय में, जो कि जयशंकर प्रसाद का नाटक है। फिर है अगला, अरे यायावर रहेगा याद में सम्मिलित है, उसके विषय पूछे जा रहे हैं जो अंदर हैं। यात्रा वृत्तांत के भीतर जो विषय रखे गए हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखते हैं हम लोग, इसमें माजुली भी आता है और धरती का धनी ये नहीं आता है। 20वीं सदी का बाण भट्ट ये भी नहीं आता। बहता निर्मल पानी ये भी आता है। यानी माजुली और बहता निर्मल पानी ये दो शीर्षक आते हैं अरे यायावर रहेगा यात्रा वृत्तांत में। और ये किसका है? अज्ञे जी का है। इसका प्रकाशन 1953 में हुआ है और ये इनका स्वदेश यात्रा से संबंधित है। यात्रा वृत्तांत कहाँ से है? स्वदेश यात्रा से। और एक बूंद सहसा उछली विदेश यात्रा से संबंधित है।
तो आपका जो है ए और डी दो बातें सही हो जाएंगी इस प्रश्न के विषय में। अगला प्रश्न है भारत दुर्दशा, ये नाटक है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का। इसके बारे में कौन कौन से विचार सही हैं ये आपको बताना है। इसका आरंभ महारानी विक्टोरिया की स्तुति से हुआ है, ये क्या है, गलत बात है। फिर है यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक, ये बिल्कुल सही है। और ये विचार प्रधान नाटक है, ये भी सही है। इसमें अंग्रेजी राज में भारत के विकास की बात की गई है। अरे जब अंग्रेजी राज होगा तो भारत का विकास वहाँ कहाँ हो जाएगा, यानी ये भी गलत है। तो बी और सी दो बातें सही हैं, यानी ये हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है और ये विचार प्रधान नाटक है और इसको लास्य रूपक भी कहा गया है। तो बी और सी आपका विकल्प डी, बी और सी किस में है, विकल्प ए में है। ये आपका उत्तर होगा कूट के रूप में। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न है घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं। कविता से संबंधित सही तथ्य, तो घनानंद ने वियोग की व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं, ये बात ठीक है, यानी ये सही है। फिर है घनानंद ने सिर्फ कवित्व सवैयों की रचना की, यहाँ सिर्फ लगा हुआ है इसलिए गलत हो गया। घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है, परमेश्वर भी है, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि घनानंद ने जो है सुजान प्रेसी को भी कहा है और सुजान मतलब ईश्वर की ओर भी अपनी कविताओं में संकेत करते हैं, इसलिए ए और सी दोनों बातें सही हैं। घनानंद ने वियोग की व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचा है और घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक भी है और परमेश्वर यानी ईश्वर भी है। तो ए और सी आपका उत्तर हो जाएगा और ए और सी आपका विकल्प बी में है जो आपका जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति का आदेश कब आया है, ये 1955 में आता है राष्ट्रपति का आदेश। फिर संसद की राजभाषा समिति के सुझाव कब आए हैं, 1959 में। और राजभाषा अधिनियम कब आया, 1963 में। और संकल्प पत्र ये कब है, 1968 में। तो राष्ट्रपति का आदेश 1955 में, संसद की राजभाषा समिति के सुझाव 1959 में, राजभाषा अधिनियम 1963 में, संकल्प 1968 में। ये आपका सही मिलान हो गया है और कूट के रूप में इसमें आपका विकल्प डी उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, कुछ नाटक की रचनाएं दी गई हैं और उनकी यानी शैली और प्रकार पर मिलान करना है। तो सबसे पहले अंधेर नगरी। अंधेर नगरी क्या है, ये संप्रहसन है। किस प्रकार का नाटक है, ये प्रहसन की कोटि में आता है। फिर अंधायुग जो है, अंधायुग क्या है, गीत नाट्य है धर्मवीर भारती का, आप सभी लोग जानते हैं। ध्रुव सामनी ये समस्या मूलक नाटक स्त्री समस्या पर आधारित है। और आगरा बाजार ये लोक नाट्य यानी नौटंकी शैली में लिखा गया है। और बड़ा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सभी प्रश्न हैं, ये भी प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में आने वाला। और आप देख रहे हैं अगर ये एक एक करके पूछा जाता है तो 4 प्रश्न आपके यहाँ पर बन के तैयार होते हैं। तो आपका ये मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में इसमें विकल्प भी आपका सही जवाब होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये संस्कृत साहित्य के कुछ ग्रंथ हैं और साहित्यकार हैं, उनकी रचनाओं से आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले राजशेखर हैं, राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा है। फिर भट्टनायक हैं, भट्टनायक की रचना कौन सी है, हृदय दर्पण है भट्टनायक की। विश्वनाथ की कौन सी रचना है, साहित्य दर्पण है। और अभिनव गुप्त की अभिनव भारती है। तो ये आपका सही मिलान हुआ और कूट के रूप में आपका जो जवाब होगा इस प्रश्न में विकल्प बी राइट आंसर होगा। कौन सा, विकल्प बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ भी सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। यानी कि यहाँ पर पात्र दिए गए हैं और इधर आपके क्या हैं, उपन्यास दिए गए हैं। पात्रों को संबंधित उपन्यास से आपको सुमेलित करना है। तो लाला मदन मोहन किस में आते हैं, परीक्षा गुरु उपन्यास में।
फिर राम किशन बाबू, ये किस में आते हैं? तो राम किशन बाबू ये झूठा सच उपन्यास में है। और ये मंगल किस में आता है? तो मंगल गोदान उपन्यास का पात्र है। और जुबेर ये मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। तो लाला मदन मोहन परीक्षा गुरु राम किशन बाबू ये आपके लिए नया हो सकता है, झूठा सच में है। और मंगल ये किस में है? गोदान में है। और जुबेर ये किस में है? मैला आंचल में है। तो ये रहा आपका सही मिलान और कूट के रूप में आपका विकल्प डी इसमें उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ पर क्या है? पात्र दिए गए हैं और कहानियाँ दी गई हैं, यानी कौन सा पात्र किस कहानी का है ये आपको बतलाना है। तो देखते हैं हम लोग कौन सा पात्र किस में है। तो लहना सिंह किस में है? उसने कहा था कहानी में। और पीर बख्श किस में है? तो ये आपका जो है पर्दा कहानी में है, जो कि यशपाल की है और उसने कहा था गुलेरी जी की है। लतिका ये परिंदे कहानी में है, निर्मल वर्मा की है। और शामनाथ चीप की दावत कहानी में है, जो कि भीष्म साहनी की है। तो ये आपका सही मिलान हो गया और कूट के रूप में विकल्प पे आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचनाएं दी गई हैं और उनके रचनाकारों के साथ आपको करना है सुमेलित। तो कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ ये रघुवीर सहाय की रचना है। आत्मा की आँखें रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चुका भी नहीं हूँ मैं ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। और कुकुरमुत्ता आप लोग जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो ये आपका सही मिलान कर दिया गया है। और कूट इसमें कौन सा उत्तर आपका होगा? तो वो आपका विकल्प ए जवाब होगा। मिलान आपका कर देते हैं हम, और इसलिए आप लोग कूट अपने आप भी समझ सकते हो कौन सा उत्तर किसमें सही होगा। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ भी आपको मिलान करना है। क्या है? तो यहाँ पर कुछ जो है उच्चारण स्थान दिए गए हैं और वर्ण दिए गए हैं, यानी कौन सा वर्ण जो है किस स्थान से बोला जाता है। तो ओष्ठ से सबसे पहले क्या बोला जाता है? तो ओष्ठ से आपका पा बोला जाता है। उपदमानीय नाम ओष्ठ इसका सूत्र है। फिर दंत जो है लिर्तु लशा नाम दंता, दंत में ता जाएगा। फिर अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, कंठ में काखा गाघा आता है। और इचू ऐशा नाम तालु यानी चाछा झाझा इसमें आता है। तो ये आपका सही मिलान हो गया। और देखते हैं हम लोग कूट के रूप में आपका विकल्प भी जवाब होगा इसमें। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? यानी इनमें से 3 तद्भव हैं, आपको बताना है कौन सा तद्भव नहीं है। तो काज तद्भव है, और आखर तद्भव है, कान तद्भव है, नहीं है जो तद्भव वायु। वायु कैसा है? ये तत्सम शब्द है। कैसा है? तत्सम शब्द है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? अरबी, फारसी, लैटिन, यूनानी। तो फारसी, लैटिन और यूनानी ये तीनों आर्य भाषा में आती हैं। अरबी जो है आपकी आर्य भाषा में नहीं आती है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या है 10 है, 9 है, 8 है, 7 है। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई। कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। फिर है, नगर बाहिरे डोंबी तोहर कुड़िया छाई, छोई जाय सो बाह नाड़िया। ये जो है काव्य पंक्ति किसकी है? आपको बताना है। सरयपा की है, कड़यपा की है, लुईपा की है, डोंबिपा की है। तो नगर बाहिरे डोंबी तोहर कुड़िया छाए, ये पंक्ति किसकी है? कड़यपा जी की है। बार बार पूछी जाने वाली ये पंक्ति है। अगला प्रश्न आपके सामने है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्वयाश्रय काव्य के रचयिता हैं। रचना है द्वयाश्रय काव्य, इसके रचयिता कौन है? पुष्पदंत, हेमचंद्र, जैनाचार्य, मेरुतुंग, विद्याधर। तो किसकी रचना है ये? हेमचंद्र जी की है। किसकी है? हेमचंद्र की द्वयाश्रय काव्य। और हेमचंद्र जैनाचार्य हैं। फिर अगला है, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता
हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपर्युक्त नामकरण किस साहित्यकार ने सुझाया है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपत चंद्र गुप्त। तो यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है एक ऐसा इतिहास ग्रंथ लिखा गया है जिसका काल का एक नाम जो है मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता भी रखा गया है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। चारण काल जो है महारानी के समय में, विक्टोरिया के समय में तुलसीदास का इस प्रकार से जो विभाजन किया गया उसी में मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता। तो ये किस में है? तो आपका होगा सही जवाब जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के इतिहास में ये विभाजन किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है? अन्विति, विचारात्मकता, संवादात्मकता और आत्मव्यंजकता। तो इनमें से जो निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है वो आपका उत्तर होगा संवादात्मकता यानी विकल्प सी। और अन्वित निबंध में होनी चाहिए, विचारात्मकता भी होनी चाहिए, आत्मव्यंजकता भी होनी चाहिए। फिर है अगला, त्रिशंकु के नाटककार हैं मुद्रा राक्षस, ब्रजमोहन शाह, मणिमधुकर, रमेश बच्ची। किसका है त्रिशंकु नाटक? और त्रिशंकु जो है कहानी भी है मन्नू भंडारी की। तो त्रिशंकु के नाटककार कौन है? तो आपका सही उत्तर होगा ब्रजमोहन शाह का ये नाटक है त्रिशंकु। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय। तो इनमें से जो ललित निबंधकार नहीं हैं आप सब जानते हैं। आपका सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल ये ललित निबंधकार नहीं हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं, कुबेर नाथ राय हैं और विवेकी राय का भी नाम आता है ललित निबंधों में। किसका? विवेकी राय भी ललित निबंधों में गिने जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है लाला ब्रज किशोर और मुंशी चुन्नी लाल किस उपन्यास के पात्र हैं? भाग्यवती, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु। लाला ब्रज किशोर और मुंशी चुन्नी लाल ये किस उपन्यास के पात्र हैं? तो आपका सही जवाब होगा परीक्षा गुरु उपन्यास के पात्र हैं ये दोनों लोग। अगला प्रश्न है आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? दूसरी तरफ, लाल पसीना, सात नदियां एक समंदर वे दिन। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, सात नदियां एक समंदर, जो कि नासिरा शर्मा जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न आपके सामने है सीता हरन तात जनि कहो पिता सन जाए, जो मैं राम तो कुल सहित कही है दसानन जाए। इस उदाहरण में कौन सी ध्वनि है ये आपको बताना है। कौन सी ध्वनि है? अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि। तो सीता हरन तात जनि कहो पिता सन जाए, जो मैं राम तो कुल सहित कही ही दसानन जाए। इसमें कौन सी ध्वनि है? तो आपका उत्तर होगा अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। अगला प्रश्न है देश प्रेम क्या है? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले, वन सहित सारी भूमि। ये कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। तो ये महत्वपूर्ण कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। शुक्ल जी कहते हैं देश प्रेम क्या है? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले, वन सहित सारी भूमि। ये अपने निबंध में एक जो है बात इन्होंने कही है। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वो आपको बताना है। देखते हैं हम लोग। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है। ये बात बिल्कुल सही है। अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया है कि वे कवि और चित्रकार माध्यम अलग अलग हैं। ये भी बात सही है। प्लेटो ने अनुकरण को सभी कलाओं की एकता का सामान्य आधार माना। ये भी बात सही है। तो अब जाहिर सी बात है विकल्प डी आपका गलत होगा, जो कि उत्तर है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र यानी नकल है, नकल नहीं है।
क्या है ये उनका, अभी ऊपर ही आपने देखा विकल्प ए में, यानी अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है, अर्थात अलग है। क्योंकि अरस्तु अनुकरण का मतलब जो है पुनर्सृजन मानते हैं, पुनर्रचना मानते हैं। निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद था? अहिंसा, अलग मतदाता सूची, करुणा और लोकतंत्र। तो महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में किस बिंदु को लेकर के भेद था, यानी मतभेद था? तो आपका उत्तर हो जाएगा अलग मतदाता सूची। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि दलितों की अलग मतदाता सूची बनाई जाए और महात्मा गांधी मानते थे कि अलग से कोई मतदाता सूची नहीं होनी चाहिए। वही ये विवाद का विषय है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है? उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं आपसे पूछा जा रहा है। विकेंद्रीयता, केंद्रवाद, विखंडन और स्थानीयता। तो इनमें से जो उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है, विशेषता नहीं है, आपका जवाब होगा विकल्प बी, केंद्रवाद नहीं है। और विकेंद्रीयता, विखंडन और स्थानीयता ये सब विशेषताएं हैं उत्तर आधुनिकतावाद की। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनस्थिरता शब्द संबंधी विवाद किस लेखक से हुआ था? बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, पदम सिंह शर्मा, कमलेश किशोरीदास वाजपेयी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनस्थिरता शब्द संबंधी विवाद किस लेखक से हुआ था? तो आपका जवाब होगा बाल मुकुंद गुप्त से जो है विवाद होता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है? प्रतिकूल यानी कि विपरीत है। सर्वहारा का अधिनायकत्व, इतिहास चक्र, वर्गहीन समाज, परिवर्तन की अनिवार्यता। कौन सी इसमें से अवधारणा है जो मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है? तो आपका उत्तर होगा इतिहास चक्र। और बाकी जो है सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व, वर्गहीन समाज, परिवर्तन की अनिवार्यता, ये सभी बातें मार्क्सवादी विचारधारा में पाई जाती हैं, यानी कि अनिवार्य हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गोंड जाति निम्नलिखित में से किनको पाल कर बैठी है? मुर्गी और तीतर, हिरण और मुर्गाबी, भेड़ और बकरी, गधे और ऊँट। तो भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है सतपुड़ा के जंगल। इसमें है गोंड एक जनजाति, वो किनको पाल कर बैठी है? तो आपका उत्तर होगा मुर्गे और तीतर। फिर अगला प्रश्न है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस। उपर्युक्त दोहा अमीर खुसरो ने किसके संदर्भ में कहा है? किस संदर्भ में कहा है? अपने आश्रयदाता के नाराज होने पर बिल्कुल भी नहीं, संपत्ति के लूटे जाने पर बिल्कुल भी नहीं, हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर। तो यही आपका सही उत्तर है, यानी हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर जो है कहा था अमीर खुसरो ने, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो गर आपने रैन भई चौदेस। और ये चौथा भी आपका गलत है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि श्रद्धा और मन अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। उपयुक्त कथन कामायनी के संदर्भ में किसका है? ये गजानन माधव मुक्तिबोध, बिल्कुल नहीं। नंद दुलारे वाजपेयी, बिल्कुल नहीं। रामचंद्र शुक्ल, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये कथन किसका हो जाता है? विकल्प डी, यानी कि जयशंकर प्रसाद का कथन है कामायनी के विषय में। अगला प्रश्न है, करम बीबी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? जिंदगी नामा, सूरजमुखी अंधेरे के, डार से बिछुड़ी, यारों के यार। करम बीबी और सरफराज ये दोनों जो है किस उपन्यास के पात्र हैं? तो जिंदगी नामा उपन्यास के पात्र हैं करम बीबी और सरफराज। अगला प्रश्न है, मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है। नहीं आपको बताना है कौन नहीं है मानस का हंस उपन्यास के पात्र। तो देखते हैं हम लोग कौन नहीं है मानस का हंस उपन्यास में पात्र। बेनी माधव, पंडित गंगाराम ये तो हैं।
यानी बेनी माधव और पंडित गंगाराम, ये दोनों तो पात्र हैं इसमें मानस का हंस में। फिर गंगेश्वर मंगलू, ये भी पात्र हैं। नंददास और शिवचरण वैद्य, ये भी पात्र हैं। जो नहीं हैं वीरपाल सिंह और जाह्नवी, यानी ये जो है इसके पात्र नहीं हैं। बेनी माधव, पंडित गंगाराम, गंगेश्वर मंगलू, नंददास, शिवचरण वैद्य, ये सभी पात्र हैं। और मानस का हंस उपन्यास किसका है? अमृतलाल नागर का। ये जीवनी परक उपन्यास है जिसमें तुलसीदास की जीवनी है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है? राग दरबारी, आधा गांव, जल टूटता हुआ, गली आगे मुड़ती है। यहाँ जो है शिवपालगंज के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि पूर्वांचल का एक गांव है। तो शिवपालगंज किसमें है? आप सभी लोग जानते हैं पहले से, राग दरबारी उपन्यास में, जो कि श्रीलाल शुक्ल का है। फिर अगला प्रश्न है, शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में है? आपका बंटी, महाभोज, टूटता हुआ इंद्रधनुष, तिरछी बौछार। शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो आप लोगों का सही उत्तर होगा आपका बंटी, जो कि मन्नू भंडारी का है उपन्यास। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रेमचंद कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र हैं सुबोध चंद्र और मदारी लाल, गंगी और मैकू, करुणा और प्रकाश, श्यामा और धर्मदास। प्रेमचंद की कहानी है प्रायश्चित, और इसके पात्र कौन कौन से हैं? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प ए, यानी कि सुबोध चंद्र और मदारी लाल, ये दोनों पात्र किसके हैं? प्रायश्चित कहानी के। उसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित कारणों में कौन सा कारण नहीं है? यानी स्कंदगुप्त नाटक है प्रसाद जी का, इसमें स्कंदगुप्त के उदासीन होने का कौन सा कारण नहीं आपको बताना है। तो गुप्त कुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम, ये कारण है। भोग विलास के प्रति वितृष्णा, ये भी कारण है। और विमाता का षड्यंत्र, ये भी कारण है। जो नहीं है आपका उत्तर होगा छात्र धर्म का अभाव, ये कारण जो है स्कंदगुप्त के उदासीन होने का नहीं है। उसके बाद में आज के इस महत्वपूर्ण सेशन का अंतिम प्रश्न आप सभी के समक्ष है, सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, ना कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए? मुरारी लाल, मनोज शंकर, रजनीकांत, भगवंत सिंह। कौन सा होगा सही उत्तर इस प्रश्न का? तो आपका जवाब होगा विकल्प बी, ये जो मनोज शंकर है। तो ये क्या है? जो विधवा मनोरमा है उसका हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा है, ना कि उससे अपनी स्त्री बनाने के लिए। तो प्यारे साथियों, इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप सभी के लिए लाभदायक साबित होगा। अपने साथी मित्रों में शेयर करिए। चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको भी महत्वपूर्ण कक्षाएं लगातार मिलती रहें। मिलेंगे आप सभी को हम अगले सेशन में, अगले मॉडल पेपर को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।